ये जो टॉपिक है फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल एलिमेंट। इसमें बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे रहते हैं जो चूंकि हमारे देश में या किसी पर्टिकुलर देश में विजिट करते हैं रहते हैं लेकिन रहने वाले किसी दूसरे देश में। तो चूंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हम देखेंगे कि हमारे देश में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे देश के क्या कहते हैं नॉर्मल रेजिडेंस हो सकता है। वो जो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट की एक्टिविटीज हैं जैसे अर्निंग, स्पेंडिंग या एक्यूमुलेशन, कोई तीन में से एक जो है वो इंडिया में करते हैं। तो हमको बात करनी है कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट में मेनली दो टर्म आते हैं, अर्निंग भी होनी चाहिए और स्पेंडिंग भी होनी चाहिए, और साथ साथ उनका जो स्टे है वो एक साल मिनिमम 1 ईयर का होना चाहिए। तो अगर ये तीन कैटेगरीज फुलफिल नहीं होती तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो भले ही हमारे देश में है लेकिन हमारे देश से नॉर्मल रेजिडेंस नहीं। तो उसमें कौन कौन सा प्रक्रिया आता है, टोटल हम इसकी 6 कैटेगरीज की बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो हमारे देश में देखने को मिल जाएंगे, हमारे एरिया में देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंस नहीं है। इसमें सबसे पहला है फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। जो फॉरेन से बहुत सारे लोग इंडिया में आते हैं, वो टूरिस्ट हो सकते हैं, वो विजिटर्स हो सकते हैं। अब वो जो विजिटर्स हैं, टूरिस्ट का तो मतलब ये है कि वो हॉलीडे मनाने के लिए आए, घूमने के लिए आए, रिक्रिएशन के लिए आए, मनोरंजन के लिए या हॉलीडेज के लिए। और कुछ अलग विजिटर्स होते हैं जो टूरिस्ट के घूमने फिरने के लिए आते हैं, नहीं आते हैं लेकिन उनको कुछ और काम होते हैं, जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। अब इंडिया क्या है? इंडिया एक साउथ एशिया में या एशिया में, पूरे वर्ल्ड में कह सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ पे अच्छी से अच्छी मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं, साथ साथ उनके दाम जो है, प्राइसेस जो है, फीस काफ़ी कम होती है इंडियन हॉस्पिटल से बाकी फॉरेन से, वेस्ट के देशों से, अमेरिका या यूरोप के देशों से। तो इस कारण से इंडिया जो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पूरी दुनिया में काफ़ी जाना जाता है। लोग मेडिकल्स के लिए जो कोई उनको मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना होता है, कोई हेल्थ फैसिलिटी लेनी होती है, तो लोग इंडिया आना पसंद करते हैं। तो ऐसे लोग हो गए। थर्ड, कुछ स्टूडेंट्स जो स्टडी करने के लिए आते हैं इंडिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, बहुत सारे कॉलेजेस में, बाहर के फॉरेन कंट्रीज के जो स्टूडेंट वो इंडिया में पढ़ते हैं। साथ साथ स्पोर्ट्स के लिए कुछ पर्सनालिटी आती है, हर साल कई सारे अलग अलग तरीके के स्पोर्ट्स जो हैं, स्पोर्ट्स कंपटीशन इंडिया में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसके लिए बाहर से भी खिलाड़ी, बाहर से भी विजिटर्स खिलाड़ी आते हैं, कोचेस आते हैं, उनकी पूरी टीम आती है। और उसके अलावा कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई मिलिट्री कॉन्फ्रेंस है या किसी टॉपिक पे कॉन्फ्रेंस है जिसमें बाहर से अलग अलग देशों से कुछ इम्पोर्टेंट इमिनेंट व्यक्ति आते हैं, पर्सनालिटी, प्रोफेसर आते हैं। ये सारे लोग कैसे हो गए? विजिटर्स हो गए, टूरिस्ट हो गए। फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स, इनको क्या किया जाता है? क्योंकि पहली बात तो इनका स्टे ही उतना नहीं होता है 1 साल का, पहली बात हो गई। दूसरी बात हो गई कि इनकी जो टूरिस्ट है, जो विजिटर्स है, वो इंडिया में घूमने आता है, तो अर्निंग कहीं और से की, उसने कमाया, फिर उसने अपने पैसे बचाए और फिर इंडिया में आया। तो इंडिया में केवल एक काम करता है, वो स्पेंडिंग करता है, अर्निंग कुछ नहीं करता या एक्यूमुलेशन कुछ नहीं करता। और यहाँ का रहने वाला भी नहीं है। कोई टूरिस्ट आएगा तो एक साल 1.5 साल इंडिया में रहे, बहुत कम ही होता है। कोई 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए आता है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, जितने दिन उनका मेडिकल ट्रीटमेंट चला उतने दिन देश में रहे। स्टडी के लिए भी ऐसे होगा, स्टडी के लिए लोग इंडिया में 1 साल से ज़्यादा रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, अर्निंग, स्पेंडिंग, एक्यूमुलेशन की, वो सारी इंडिया में तो नहीं होती। हो सकता है कि वो स्पेंडिंग होती हो, अर्निंग कहीं और से आती हो, घर वालों पैसा भेजते हो, जैसे भी चीज़ें। तो ये सारे लोग जो हो गए फॉरेन टूरिस्ट विजिटर्स जो हो गए, ये इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंस में शामिल नहीं किए जाते हैं। किस देश के नॉर्मल रेजिडेंस हो गए? जहाँ के वो रहने वाले हैं, जहाँ वो अपनी सारी एक्टिविटीज करते हैं, वहाँ के वो नॉर्मल रेजिडेंस हो गए। सेकेंड है फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज। हमने बात कर दी एम्बेसीज जो है, किसी दूसरे देश की एम्बेसी है इंडिया में, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाएगी, वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगी? जिस देश की वो एम्बेसी है। तो उसी कारण से, क्योंकि वो एम्बेसी उस देश की है, और उसके जो स्टाफ, फॉरेन एम्बेसी में 2 तरीके के स्टाफ हैं। जैसे कोई अमेरिकन एम्बेसी है दिल्ली में, तो ऐसा नहीं है कि सारे स्टाफ हम अमेरिका से लेकर आएंगे, कुछ उसमें ऐसे स्टाफ भी होंगे जो इंडियन होंगे और कुछ ऐसे स्टाफ होंगे जो अमेरिका के होंगे। बहुत सारे क्योंकि अमेरिका की एम्बेसी है तो लगभग ज़्यादातर स्टाफ जो है अमेरिका के होंगे, लेकिन फिर भी कुछ स्टाफ को इंडिया से भी लेते हैं लोगों को। लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं, एम्बेसी में जो फॉरेन स्टाफ है, जो दूसरे देश का स्टाफ है, उसमें जो दूसरे देश के ऑफिसियल जो अधिकारी हो, कोई डिप्लोमेट जो बाहर से आते हैं इंडिया में और कूटनीतिक रिश्ते बनाने के लिए, या मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, क्योंकि जो आर्म फोर्सेस कहेंगे आप भी इनके पास या फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है, अगर वो हमारे देश में किसी दूसरे देश का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है तो वो किसी दूसरे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। तो वैसे ही
वो जो एम्बेसी है, कंसुलेट है, या जो भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि वो हमारे देश में तो है लेकिन किसी दूसरे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। इसी कारण से उसके जो फॉरेन स्टाफ्स हैं, उसके जो ऑफिसर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, मेंबर्स जो हैं उस आर्म फोर्स के अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है मतलब क्या, उसमें कुछ सैनिक भी होंगे, कुछ ऑफिसर्स भी होंगे, तो वो सारे लोग इसके नॉर्मल रेजिडेंस माने जाएंगे जिस देश का वो एम्बेसी है, जिस देश की एम्बेसी है, जिस देश का वो कंसुलेट है, जिस देश का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, या हम कहेंगे ये सारी चीज जिस देश के डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है वो एस्टेब्लिशमेंट उसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होता है, ये सारे इंडियन और लेकिन तो फॉरेन स्टाफ, अगर उस एम्बेसी में कोई इंडियन स्टाफ है तो किस देश का नॉर्मल रेजिडेंस बन जाएगा, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंस बन जाएगा, क्योंकि वो कमा रहा है पैसे और यहाँ काफी दिनों से रह भी रहा है, कमा भी रहा है, स्पेंडिंग भी यहीं पे कर रहा है, इंडिया केवल वो एक जगह पे जॉब करता है, ठीक है। तो जो फॉरेन स्टाफ है वही केवल दूसरे हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंस में शामिल नहीं होगा। अगर इस सारी चीजों में अगर कोई भी इंडियन स्टाफ है तो किसका नॉर्मल रेजिडेंस माना जाएगा, हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंस माना जाएगा। थर्ड है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ। अब यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी की बात देखिए कि अगर किसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में हमारे देश में कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर तो क्या माना जाए, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी एक देश के नहीं होती, कई देशों के कॉपरेशन से चलते हैं, तो इसी कारण से वो किसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आते, वो एक इंटरनेशनल एरिया में आते हैं। तो ऐसे ही क्योंकि हमने बात की नॉर्मल रेजिडेंस में इंडिविजुअल भी आ सकता है, इंस्टीट्यूशन भी आ सकता है, तो ये एक इंस्टीट्यूशन है, लेकिन क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई कंपनी होती किसी एक पर्टिकुलर देश की ओरिजिनेट होगी, अमेरिका की कोई कंपनी है लेकिन इंडिया में, तो कंपनी क्या है, उसकी कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, इनकी भी कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगी, लेकिन इनका मेन फंक्शन क्या है, उस हेडक्वार्टर का जो भी यूएनओ फंक्शन है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है, वो उनका मेन फंक्शन है, इनका काम यहाँ पे प्रॉफिट कमाना या प्रोडक्शन करना या बेचना नहीं है। तो इस तरह से जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंस का पार्ट नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन इसके जो एम्प्लॉयज हैं, अब कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो ये इंस्टीट्यूशन भी है, साथ साथ इंस्टीट्यूशन के तौर पे इसके अपने काम है, लेकिन जो उसके अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज उनकी अलग, उनको ये सैलरी खुद देता हो और उस सैलरी से वो अपनी खुद की इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते होंगे, अर्निंग, स्पेंडिंग, एक्युमुलेशन की। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो करता ही होगा, साथ साथ उसमें जो काम करने वाले व्यक्ति हैं वो भी करते हैं। तो इस तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंस का पार्ट नहीं होगा, लेकिन अगर उसमें कुछ एम्प्लॉयज हैं, ऐसे एम्प्लॉयज हैं जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में कोई बाहर का एम्प्लॉय अमेरिका का, तो एम्प्लॉय में क्या होगा, वो उसी देश का नॉर्मल रेजिडेंस माना जाएगा जिस देश का वो रहने वाला है। लेकिन अगर इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में वो जो अमेरिका का एम्प्लॉय है या ब्रिटेन का एम्प्लॉय है, जब फ्रांस का व्यक्ति अगर वो इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में 1 साल से ज्यादा काम कर रहा है या फिर इंडिया में 1 साल से ज्यादा दिन से रह रहा है, तो वो किसकी नॉर्मल रेजिडेंस का पार्ट माना जाएगा, इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंस का पार्ट माना जाएगा, क्योंकि वो 1 साल से ज्यादा रह रहा है। तो लगभग पहला क्राइटेरिया 1 साल का पूरा हो गया, साथ साथ अर्निंग नहीं हुई ना करता, लेकिन स्पेंडिंग और एक्युमुलेशन का काम वहाँ करता है, इंडिया में करता है। तो ज्यादातर जो क्राइटेरिया वो पूरे हो जाने के बाद अगर व्यक्ति 1 साल से ज्यादा इंडिया में है, फॉर मोर देन 1 ईयर, अगर वो 1 साल से ज्यादा है तो नॉर्मल रेजिडेंस कहाँ माना जाएगा, कंट्री इन विच द इंस्टीट्यूशन इज लोकेटेड। अगर कोई वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है उसका लोकेशन हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में है, तो उसका जो एम्प्लॉई है वो अगर 1 साल से ज्यादा टाइम से हमारे यहाँ पे रह रहा है तो एम्प्लॉई हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंस माना जाएगा। उसकी इनकम, उसकी सैलरी वो हमारे देश के नेशनल इनकम में काम करेंगे, लेकिन इंस्टीट्यूशन की नहीं करेंगे, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें किसी देश में का पार्ट नहीं है, इंटरनेशनल एरिया में आता है। फिर उसके बाद क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स इफ स्टे लेस देन 1 ईयर। जो जैसे हमने बात की थी डोमेस्टिक टेरिटरी में कि हमारा कोई एयरक्राफ्ट है या हमारी कोई शिप है वो किन्हीं 2 अलग देशों के बीच में चल रही है, लेकिन वो हमारे द्वारा हमारे किसी नॉर्मल रेजिडेंस से द्वारा फोन की जा रही है या चलाई जा रही है, तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हो। वैसे ही मिला जुला कॉन्सेप्ट है कि किसी फॉरेन देश का कोई फॉरेन देश का कोई शिप है या कोई वेसल है, कोई कॉमर्शियल ट्रैवलर है जो रोज जो हर कुत्ती पे आता जाता रहता है, कॉमर्शियल ट्रैवल करता है, यहाँ से एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट करता है, तो ये सारे लोग हैं। अगर फॉरेन देश का वेसल है
जो भी लोग हैं फॉरेन देश में चले तो फॉरेन देश उस देश का नॉर्मल एलियंस मान जाएगा जो कॉमर्शियल ट्रैवलर है। अगर उसका स्टे इंडिया में 1 साल से कम है तो जिस देश का रहने वाला उस देश का नॉर्मल एलियंस मान जाएगा। सीजनल वर्कर का मतलब होता है कि ऐसे वर्कर, सीजनल वर्कर से मतलब है कि कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा वर्कर है या कोई ऐसे एम्प्लॉई है जो क्या करता है, कुछ इंडिया में रहने वाला किसी दूसरे देश का है, कहीं और का रहने वाला है, और इंडिया में केवल कुछ सीजन्स में आता है। जैसे वो साल के 1-2 महीने इंडिया में रहता है, उसका हो सकता है बिजनेस का कोई टाइम चल रहा हो या कुछ ऐसा कोई चल रहा हो चीज़ें, जिसके कारण से साल के 2 महीने इंडिया में रहे, फिर उसके बाकी कहीं और पर रहे, फिर अगले साल फिर इंडिया में 2 महीने 2.5 महीने 3 महीने स्पेंड करें और कहीं और रहे। तो ऐसे लोगों को क्या करते हैं, सीजनल वर्कर्स कहते हैं। मतलब इनका कोई सीजन होता है जिसमें इनको लगता है कि इनका बिजनेस अच्छा है या इनको कोई काम होता है जो इस सीजन में हो पाएगा, तो इस कारण से वो वहाँ पर आते हैं और फिर कुछ दिन रहने के बाद फिर किसी और देश में चले जाते हैं। तो चूंकि ये कभी भी इनका स्टे जो है 1 साल या उससे ज़्यादा का नहीं होता है, तो ये उसी देश के नॉर्मल रेजिडेंस माने जाएंगे जिस देश के रहने वाले हैं। इंडिया में तो ये कभी आते हैं, इंडिया में रहते हैं, लेकिन कितने दिन, महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने, मतलब अगर इनका पीरियड जो है वो रहने का 1 साल से कम का है इंडिया में, तो जो वर्कर है या ऐसे जो व्यक्ति है उनके देश का नॉर्मल रेजिडेंस माना जाएगा जिस देश का ये रहने वाला है। हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंस नहीं माना जाएगा। हो सकता है कुछ 2 महीने में कुछ उसने कमाया और कुछ खर्चा किया इंडिया में की हुई चीजें, लेकिन क्योंकि उसका स्टे जो है वो पीरियड जो है काफी टाइम शॉर्ट टाइम का, इस कारण से उसको नॉर्मल रेजिडेंस में काउंट नहीं करते। और फिर उसके बाद आप जो टॉपिक है वो बॉर्डर वर्कर्स। बॉर्डर वर्कर्स का मतलब क्या होता है कि हर देश का इंटरनेशनल बॉर्डर होता है। अब जैसे 2 देश है, एक है इंडिया और इधर है पाकिस्तान, तो कहीं ना कहीं बॉर्डर मिलता होगा। अगर जम्मू की बात करें, जैसे कश्मीर के एरिया में बात करें तो वहाँ पर वो बॉर्डर मिलता है। अब उससे होता क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका बॉर्डर पे काम करना, दोनों तरह का पाकिस्तान के लोग बॉर्डर के आसपास रहता है, जो गाँव में और कुछ लोग यहाँ पर। तो ऐसे लोगों का क्या होता है कि इन लोगों का बॉर्डर के आसपास रेगुलर आना जाना लगा रहता है। अब वो रेगुलर आना जाना हो सकता है कमाई के पर्पज से लगा हो, कुछ लोग यहाँ सुबह उठी तो यहाँ चले गए कमाने के लिए, यहाँ पे मार्केट होता है आसपास में, यहाँ पे मार्केट होता है, यहाँ से लोग यहाँ पर आकर कोई सामान बेचने के लिए, यहाँ पर यहाँ से लोग सामान चले गए बेचने के लिए या कुछ कमाने के लिए, काम करने के लिए। तो बॉर्डर एरियाज में ऐसे लोगों के आपस में संबंध भी मजबूत होते हैं कि यहाँ से यहाँ के साथ यहाँ के रहने वाले एक केवल एक लाइन वर्चुअल सी लाइन खींची हुई है ना, कोई ऐसा बनी कोई दीवार बनी हुई है, और जो लोग रहने वाले होते हैं वो एक ही जैसे के लोग होते हैं, सबको भाषा बोली लगभग सेम होती है। ऐसा नहीं कि बॉर्डर पे इस पार कोई दूसरा लैंग्वेज बोलता है, बॉर्डर पे उस पार कोई दूसरा लैंग्वेज बोलता है। वो ये एरिया और ट्रांजिशन का फेज है, यहाँ पर दोनों लोग लगभग एक जैसे होते हैं, तो दोनों के आपस में काफी पुराने संबंध भी होते हैं, पारिवारिक रिश्ते भी होते हैं, शादियां भी होती हैं, इस पार से उस पार, इस पार उस पार से इस पार। तो ऐसे लोगों में बहुत सारे लोग होते हैं, बॉर्डर जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं रेगुलर बेसिस पे हर डे। तो ऐसे लोगों का रेगुलर मूवमेंट कैसे होता है, रेगुलर बेसिस होता है कि पर डे बॉर्डर क्रॉस करते हैं, कुछ काम के लिए जाते हैं, यहाँ से कुछ इधर बेचने चले गए, एक मार्केट में कपड़े दुकान लगाने चले गए, वहाँ से आ गए, वहाँ कुछ खरीदने चले गए, जो भी चीज़ें, या कोई मजदूरी वर्क करने चले गए, जो भी चीज़ें। तो ये जो बॉर्डर एरिया पर रहने वाले लोग होते हैं, अब चूंकि बॉर्डर एरिया का मतलब क्या है, कोई बॉर्डर एरिया तो इसका मतलब थोड़ी कि बीच में कोई दीवार खड़ी है, ऐसा तो कुछ है नहीं। लोग क्या करते हैं, यहाँ जो लोग रहने वाले होते हैं सब एक ही जैसे लोग होते हैं, एक ही जैसा खाना पीना होता है, बोलने चालने सब कुछ एक ही जैसा होता है। ये केवल एक वर्ड से लाइन है बाद में खींच दी गई उनके बीच में, वो लोग लगभग सब सेम ही है, बस कहने का वो ये दूसरे देश का नागरिक है, दूसरे देश का नागरिक है, ये दोनों लोग दोनों तरफ जो है आपस में काफी सारे संबंध होते हैं, शादियां होती हैं, एक दूसरे के रिश्तेदारी होती है, सही करने वाले लोग होते हैं। तो इनका जो मूवमेंट होता है रेगुलर बेसिस पर। अब समस्या इसमें ये आती है कि इनको ट्रैक करना है, इनकी इनकम को, इनकी स्पेंडिंग को, या इनको देश की नेशनल इनकम में शामिल करना है, तो कैसे किया जाए, क्योंकि इनका मूवमेंट तो काफी फ्रीक्वेंट होता है, और उस फ्रीक्वेंट मूवमेंट से दोनों देशों में कंफ्यूजन आ सकता है कि इस व्यक्ति को यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है कि रहने वाला यहाँ हो, इस देश रहने वाले उसकी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, आदमी की स्पेंडिंग भी यहाँ पे हो, या वो व्यक्ति रहने वाले यहाँ का हो, अपनी स्पेंडिंग भी यहाँ पे हो। तो इस तरह से समस्या आ जाती है और दो देशों के बीच में कंफ्यूजन डेवलप है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए नॉर्मली क्या मान लेते हैं, ये इनको ऐसा मान लिया जाता है कि ये इनकी जो भी मूवमेंट है रेगुलर बेसिस पे, कितना भी मूवमेंट हो या कहीं भी इनकम हो, कहीं भी अर्निंग हो, कहीं भी स्पेंडिंग हो, इनको जो है उसी देश का नॉर्मल माना जाएगा
जिस देश के ये रहने वाले हैं, जिस देश के रहने वाले, जिस देश के नागरिक हैं उन्हीं देश के ये नॉर्मल रेजिडेंस होंगे। बाकी जो भी इकोनॉमिक क्राइटेरिया है इनके लिए वो सारे क्राइटेरिया जो छोड़ दिए जाते हैं और इनके लिए वो क्राइटेरिया छोड़ के इनको नॉर्मल से एक कॉन्सेप्ट में जोड़ देते हैं कि जिस देश के रहने वाला है ये उसी देश के नॉर्मल रेजिडेंस होंगे, भले वो इतनी अर्निंग कहीं पे भी हो, स्पेंडिंग कहीं पे भी हो। और ये ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इनका मूवमेंट जो है काफी फ्रीक्वेंट होता है, दिन में एक बार दो बार आदमी 4 बार जा रहा था, कितनों को उसको ट्रैक किया जाएगा इस तरह से। तो ये जो बॉर्डर वर्कर्स हैं इनकी बात हो सकता है इंडिया में भी बॉर्डर वर्कर्स आए हों दूसरे देश से, नेपाल से आते हों या बांग्लादेश से आते हैं या पाकिस्तान से आते हैं, तो इंडिया के वर्कर्स पर डे यहाँ जाते हैं, बॉर्डर एरिया में सारी चीजें ऐसी होती रहती है। तो उन सारे लोगों को क्या माना जाता है कि जो जिस देश का नागरिक है, जो जिस देश का रहने वाला है उसी देश का नॉर्मल रेजिडेंस में शामिल किया जाएगा। ये पूरा हो गया हमारा नॉर्मल रेजिडेंस का कॉन्सेप्ट। कौन कौन से व्यक्ति जो है नॉर्मल रेजिडेंस में शामिल किया जाता है? पहला एक तो हमारे जो लोग इंडियन है और इंडिया में रह रहे हैं, जो इंडिया के सिटीजन से इंडिया में रह रहे हैं वो तो हमारे नॉर्मल रेजिडेंस वही है। साथ साथ कुछ फॉरेनर्स भी होते हैं जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंस का पार्ट होते हैं या नॉर्मल रेजिडेंस का पार्ट होते हैं। ये लेकिन ये ऐसे फॉरेनर्स हैं या ये ऐसे लोग हैं जो हमारे नॉर्मल, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हम नॉर्मल रेजिडेंस में शामिल कर सकते हैं, तो उनका पॉइंट बनाना काफी टास्क हो जाएगा, उसमें ढेर सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि उन लोगों का पॉइंट बनाया जाए जो लोग शामिल नहीं किए जाते, क्योंकि उनकी संख्या जो है काफी कम है। तो जो लोग शामिल नहीं किए जाते हैं उनका पॉइंट हमने इन लोगों को शामिल नहीं किया है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति इंडिया में रह रहा है या इंडिया के डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहा है और अपनी सारी एक्टिविटीज इंडिया में कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाए। अब उसमें कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, साथ साथ कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये भी चीजें जो हमने पढ़ी है सारी चीजें नॉर्मल रेजिडेंस में पढ़ा, हम इसका काम कर रहे हैं जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। इससे पहले आपके बात में डोमेस्टिक रेजिडेंस, यानी कि जब हम डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करेंगे, जब हम डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उन लोगों को ढूंढेंगे या उस एरियाज को ढूंढेंगे जो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट थी, उनकी इनकम को कंबाइन करेंगे तो डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा। और जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करने निकलेंगे तो हम क्या करेंगे, ऐसे लोगों को जो ढूंढेंगे जो नॉर्मल रेजिडेंट और उन सारे लोगों की इनकम को कंबाइन करेंगे या उनकी प्रोडक्शन को कंबाइन करेंगे, उनके एक्सपर्टीज को कंबाइन करेंगे तो हमको नेशनल इनकम मिल जाएगा। ये हो गए दो मेजर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसकी बात की हमने डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंस। इसके अलावा और भी 3-4-5 जो है हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसमें हम बात करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, एनआईटी इसको बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम का कॉन्सेप्ट क्या है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट क्या है, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट। ऐसे 3-4 कॉन्सेप्ट जो जिनका हम यूज करेंगे तब जब हम नेशनल इनकम का चैप्टर पढ़ेंगे, तो उससे पहले इनको थोड़ा समझना जरूरी है। 2 कॉन्सेप्ट हो गए, बाकी का कॉन्सेप्ट तो हम अगले वीडियो में कवर